हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हो एचटेट की तैयारी तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। हम कराएंगे आपको एचटेट की फुल तैयारी, वो भी फ्री नोट्स के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की हमने ये सीरीज शुरू की है, जिसमें हम क्या है सभी टॉपिक्स को जो भी आपके एचटेट में आते हैं सभी को कवर करेंगे बारी बारी से। जैसे देखें यहाँ से जो आपका वर्ल्ड में जो पूछा जाता है, सबसे पहले हम वर्ल्ड पोर्शन को उठाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हिस्ट्री में आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है जो हिस्ट्री है। जैसे एचटेट में अगर देखें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, तो सबसे पहले क्या हम वर्ल्ड हिस्ट्री को ही कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को अच्छे प्रकार से बारीकी से जानने वाले हैं। जैसे अगर सभ्यताओं की बात करें तो हमारी मेन 4 सभ्यताएं होती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो आपकी मिस्र की सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं में सबसे जो पुरानी है वो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर बात करें नदियों की तो ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की तो ये दजला और फरात नदी के किनारे है। मिस्र की सभ्यता को देखें तो वो नील नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता को देखें तो हुंग हो नदी के किनारे है। तो अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो वो आपका सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। तो इस प्रकार देखें सभी की सभी जो आपकी सभ्यता हैं ज़्यादातर वो नदियों के किनारे ही बसी हुई है। तो इसी में से एक आज हम कवर करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया हम क्या है आज क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे आपका सबसे पहले जानेंगे मेसोपोटामिया का परिचय, उसके बाद देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे, लेखन कला का विकास देखेंगे, प्रमुख सभ्यताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेसोपोटामिया है वो एक सभ्यता नहीं है, वो सभ्यताओं को एक ग्रुप है। इसमें कई सभ्यताएं हैं, उन सभी के बारे में अच्छे प्रकार से जानेंगे। उसके बाद देखें तो हम बात करेंगे आपकी इसकी प्रमुख नगरों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में मेसोपोटामिया की क्या देन है, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप इन 2-3 क्वेश्चनों को देखिए। ये क्या है आपका एचटेट में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके देखें हर बार आते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन मेसोपोटामिया से। तो आप घबराएं ना, ये जो सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं एचटेट में, जो आपका एचटेट 2024 या आप 25 जो भी करोगे तैयारी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है। एक ही बार में आपका ये लगा लो, दोबारा इस सभ्यता को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। हम इस प्रकार से इसे कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अब जान लेते हैं मेसोपोटामिया का परिचय। तो परिचय में सबसे पहले जो हमारे बिंदु देखें, आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आज इसे किस नाम से जाना जाता था, तो आज क्या है इसे इराक नाम से जाना जाता है। दूसरा बिंदु देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास में यहाँ की 2 नदियाँ जो दजला और फरात है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका दजला और फरात नदी के किनारे बसी हुई है। तो यही जो नदियाँ हैं इसकी जीवन रेखाएं हैं। आगे जाने, मेसोपोटामिया में मुख्यतः 4 सभ्यताएं थी। 4 से मतलब यहाँ ये नहीं है कि 4 ही सभ्यता थी, ये एक ग्रुप था सभ्यताओं का। जो मेसोपोटामिया पूरा का पूरा जो एरिया है वो सभ्यताओं का ग्रुप था एक। तो हम जानेंगे प्रमुख 4 सभ्यताओं के बारे में। जैसे सबसे पहले हमारी है सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और आपका केलिया की सभ्यता। ये इन प्रमुख जो सभ्यताएं आपकी, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आपकी प्रमुख सभ्यताएं रहने वाली हैं। उसके बाद देखेंगे मिस्र की प्राचीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने में जो योगदान रोसेटा पत्थर का है, वही योगदान मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने में बेहस्तून अभिलेख का है। जो आपका बेहस्तून अभिलेख है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये 3 लैंग्वेज में था और हमने क्या है एक लैंग्वेज आपकी पढ़ ली गई है। वो कौन सी थी? वो आपकी लैंग्वेज थी आपकी अरेमाइक भाषा थी। जो आपकी अरेमाइक भाषा को हमने पढ़ लिया है। बाकी जो उस समय की प्राचीन भाषा थी उसे हम पढ़ नहीं पाए, परंतु फिर भी क्या है हमने वो कहें तो उसी लैंग्वेज से जो हमने पढ़ी थी उसी से हमने क्या ट्रांसलेट कर लिया उसे। तो इस प्रकार क्या हम उसे से पढ़ने में हम कामयाब हो पाए हैं। तो
इसमें और देखिए, देखो कब की बात है ये है आपका 1835 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकारी हेनरी रॉल्सन ने ईरान के बेहस्तून के निकट पहाड़ी से 3 लिपियों, ये 3 लिपि में था अलग अलग, ये नहीं है कि जैसे एक लाइन है एक लिपि में है, दूसरी वही लाइन दूसरी लिपि में, और वही लाइन क्या है तीसरी लिपि में। इस प्रकार क्या है पूरा का पूरा अभिलेख है ये। प्राचीन, इसमें देखें लिपियाँ कौन सी थी, प्राचीन, पार्शियन, एलामाइट और आपका बेबीलोनियन। तो जबकि बेबीलोनियन थी वही क्या है आपका अरेमाइक भाषा थी, तो उसे क्या है पढ़ लिया गया है। ये किसका अभिलेख था, ये क्या है फारस के राजा डेरियस प्रथम का अभिलेख था, जो खोज निकाला था किसने, हेनरी रॉलिंसन ने। तो ये उसी का अभिलेख था। तो अब बात कर लेते हैं आगे। देखो मेसोपोटामिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि क्या है सबसे पहले जो सभ्यता कौन सी है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो इसलिए क्या है सभ्यताओं की शुरुआत ही वहीं से हुई है, तो इसलिए क्या है इसे मेसोपोटामिया को क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। खजूर को जीवन वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि खजूर देखें यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। खजूर से ही क्या है ये जीवित रहते थे उस समय पर, क्योंकि क्या है वहाँ पर फसल पहले बहुत कम थी, खजूर खाकर ही जीवित रहते थे, इसलिए क्या है खजूर को जीवन वृक्ष कहा है। हेरोडोटस ने इसे अदन का बाग कहा है। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, क्योंकि क्या है एग्जाम में पूछ लेता है अदन का बाग मेसोपोटामिया को किसने कहा है, तो ये आपका जो हेरोडोटस है जिसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, उसने इसे अदन का बाग कहा है। प्राचीन मेसोपोटामिया ने सिद्ध किया कि प्रगति केवल मिस्र की बपौती नहीं है। ये वर्ड या ये स्टेटमेंट किसने दिए, तो ये आपका फ्लैट जिन ने ये स्टेटमेंट दी थी, इसे भी आप याद रख लेना। अब जानेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में। मेसोपोटामिया की क्या भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो जो मेसोपोटामिया जिसे आज इराक कहा जाता है, हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, भौगोलिक विविधता का देश है, क्योंकि क्या है हर अगर देश को देखें तो इसमें क्या है भौगोलिक विविधता आपको देखने को मिलती है। इसके बाद देखें मेसोपोटामिया नाम यूनानी, याद रख लेना कि किस भाषा का है, जो मेसोपोटामिया शब्द है यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस और पोटेमस से बना है, जिसका अर्थ है, देखो मेसोस का अर्थ होता है आपका बीच में और पोटेमस का अर्थ होता है नदी। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो आपका मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, इसी तो मेसोपोटामिया कहा जाता है। आगे देखें 2 नदियां कौन कौन सी में हम चर्चा कर चुके हैं, दजला एवं फरात मेसोपोटामिया की जीवन रेखाएं थी, क्योंकि क्या है इसी 2 नदियों से या इन्हीं 2 नदियों से इनका जीवन चलता था, इसलिए क्या है इसे मेसोपोटामिया की जीवन रेखा कहा जाता था। दजला एवं फरात नदियों का उद्गम आर्मेनिया के उत्तरी पर्वतों तौरुस से होता है। जो अगर पूछ ले कि जो दजला और फरात नदी है उनका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो उनका उद्गम स्थान आपका तौरुस पर्वत है। तौरुस पर्वत से ये नदियाँ निकलती हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई लगभग 10,000 फीट है, क्योंकि अगर देखें आपका इन पर्वतों को, तो इन पर्वतों की ऊंचाई कितनी 10,000 फुट। अगर हम चर्चा करें कि जो 6,000 मीटर से ऊपर जो भी पर्वत होते हैं उन पर बर्फ़ जमा होनी शुरू हो जाती है, तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ने के कारण क्या है ये पिघलती रहती बर्फ़, और बर्फ़ पिघलने के कारण क्या है नदियाँ बहती रहती हैं। तो ये कैसी नदियाँ हैं, ये 12मासी नदियाँ थी, दोनों दजला और फरात जो नदी आपकी। आगे चर्चा करें, देखो अब दजला की बात कर लेते हैं यहाँ से कि जो दजला नदी है उसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखो कि दजला ये क्या है 1850 किलोमीटर लंबी है, इसकी प्रवाह तीव्र है, क्योंकि प्रवाह की बात करें तो जो इसका बहाव है वो बहुत तीव्र है। इसके तट ऊंचे एवं कटे फटे हैं, इसलिए इसी नदी पर कम नगर हैं। अगर चर्चा की क्यों, क्योंकि क्या है इसकी जो स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या है इसके जो तट हैं वो कटे पिटे हैं, तो इसी कारण क्या है यहाँ पर कम नगर बसे हुए हैं। अगर स्लो स्पीड होती तो क्या है यहाँ पर बहाव कम होने के कारण क्या है ये जो नदी है बाढ़ भी आती तो बाढ़ तेज़ नहीं आती, तो नगर ऐसे रहते और क्या है फसल अच्छी होती, परंतु क्या है स्पीड के कारण क्या है यहाँ पर कम नगर आपको देखने को मिलेंगे। फरात की लंबाई, दूसरी नदी हमारी जो फरात है उसकी 2350 किलोमीटर लंबाई है। इसका प्रभाव कम तीव्र है। इसका प्रभाव कम तीव्र होने के कारण क्या है यहाँ पर आपको ज़्यादा नगर मिलेंगे, जैसे आपका उरुक है, उर है, मारी है, ये जो मुख्य मुख्य नगर हैं आपके कहाँ हैं, ये आपके फरात नदी के किनारे ही हैं। उसके बाद देखें जो मैदानों की ओर बात करें, क्योंकि भौगोलिक स्थिति हम संपूर्ण जानेंगे। नदियाँ देख ली, इसका जो तौरुस पर्वत था वो जान लिया, अब बात आती है मैदानों की। तो मैदानों में देखें तो पूर्वोत्तर जो भाग है ऊंचे नीचे मैदान है, वहाँ पर पूर्वोत्तर भाग में यह मैदान बहुत हरे भरे हैं। तो बात करें कि हरे भरे मैदान है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या है पशुपालन बहुत अच्छे से होता होगा। उसके बाद देखिए यहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 7000 ईसी पूर्व से 6000 ईसी पूर्व के मध्य खेती आरंभ हो गई थी।
तो यहाँ पर अगर देखें, बात करें खेती का, जो कृषि का आविष्कार कब हो चुका है या खेती की शुरुआत कब से हुई है, तो खेती की शुरुआत आपकी सबसे पहले यहीं देखने को मिलती है 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद आगे चर्चा करें, मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि है जिसे स्टेपी के मैदान कहा जाता है। तो स्टेपी क्षेत्र कहाँ है आपका, उत्तर में पड़ते हैं, किसके में, मेसोपोटामिया के। देखो आगे देखें, यहाँ घास बहुत होती है, यहाँ पशुपालन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो ये क्या है, यहाँ जो उत्तर में आपका स्टेपी क्षेत्र है, जो यहाँ पर घास ज़्यादा होने के कारण और मैदान होने के कारण क्या है, यहाँ पशुपालन बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण में आपका रेगिस्तान पड़ता है, जहाँ सभ्यता की शुरुआत हुई, क्योंकि दक्षिण से ही आपकी सभ्यता की शुरुआत हुई है। जो आपका उरुख है, जो नगर हैं, वो आपके दक्षिण में ही तो पड़ते हैं, और वहीं क्या लेखन कला का तथा पूरी की पूरी सभ्यता है, उनके जो प्रमुख नगर हैं, या सभ्यता का कहें तो सभ्यता का भी जो विकास है यहीं से हुआ है, दक्षिण से, जो आपका रेगिस्तान वाला इलाका है। कृषि की सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई थी। अगर हम चर्चा करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा में आपको नहरों के प्रमाण नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार हमें मेसोपोटामिया में नहरों के प्रमाण मिलते हैं, बस एक स्थान है हड़प्पा में, देखें, वो है आपका शूरतगोई। शूरतगोई से एक नहर का प्रमाण मिलता है, वो भी बहुत ही छिछला सा। परंतु क्या है, हमें पूरी सभ्यता में देखें हड़प्पा में, तो कहीं भी नहरों के प्रमाण नहीं मिलेंगे। परंतु अगर बात करें हम मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया से हमें नहरों के प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं सिंचाई के लिए, जिससे फसल अच्छी होती थी। क्योंकि क्या, नहरें होंगी तो पानी पहुंचेगा, और पहुंचने के कारण क्या, फसल अच्छी होगी। इनकी प्रमुख फसल और जान लेते कौन कौन सी है। देखो, इनकी प्रमुख फसल है आपका गेहूं है, जौ है, मटर है और मसूर, ये तो इनकी प्रमुख फसल हो जाएंगी। अगर बात करें फल की, तो फल इनका प्रमुख हो जाएगा, मेन फल इनका खजूर हो जाएगा। पशुपालन में देखें, उत्तर में स्टेपी घास के मैदान है। अगर स्टेपी घास के मैदान होंगे तो आपको बताइए कि क्या है, पशुपालन बहुत अच्छे से होगा। और उसके बाद में क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो उनकी ढालें हैं, वहाँ पर भी क्या है, बहुत अच्छी घास होती है, जिसके कारण क्या है, वे भेड़ बकरियां तथा गाय पालते थे। इन्हीं पर क्या है, वो चराते थे भेड़ बकरी और गाय को। अगर मुद्रा की बात करें, तो मुद्रा इनकी कैसी थी, बेलनाकार थी। अगर हम हड़प्पा की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में आपको चौकोर या आयताकार आपको मोहरें मिलती हैं। परंतु अगर यहाँ पर बात करें मुद्राओं की, तो यहाँ पर आपकी क्या है, बेलनाकार मुद्रा है मेसोपोटामिया में। उसके बाद देखिए देवता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देवताओं की भी क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपका नन्ना क्या है, चंद्र देवता है। अनु सूर्य देव है। इनकी वायु एवं जल देवता है। और बात करें इनन्ना, तो इनन्ना आपकी युद्ध एवं प्रेम की देवी है। तो यहाँ तक क्या हमने अच्छे से जान लिया है इनके बारे में। अब चर्चा करते हैं हम, जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा, वो है आपका लेखन कला का विकास। तो अब चर्चा कर लेते हैं लेखन कला का विकास। तो लेखन कला के विकास में देखें, तो मेसोपोटामिया सर्वप्रथम लिपि की खोज सुमेर में 3200 ईस्वी पूर्व में हुई। तो सबसे पहले जो है प्रमाण कहाँ से मिले हैं या कितने पुराने मिले हैं, तो हमें लिपि के साक्ष्य कितने पुराने मिले हैं, वो है आपका 3200 ईस्वी पूर्व के मिले हैं। और वो भी कहाँ से मिले, वो सुमेर से मिले हैं। आगे चर्चा करें, देखें तो लिपि का आरंभ वहाँ के मंदिरों के पुजारी ने किया। मंदिरों के पुजारी के अगर देखें, जो लिपि का विकास किस प्रकार किया, तो यहाँ से छोटा सा पॉइंट है, देखो वहाँ पर क्या है, मंदिरों में बहुत सारा सामान आता था, चढ़ावा आता था, इस प्रकार आप लगा सकते हो। और वो व्यापारिक केंद्र तो था ही, जो आपका मंदिर थे उस समय पर व्यापारिक केंद्र थे, वहाँ पर बहुत सारा सामान आता था। तो वहाँ के पुजारी को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी उन्हें याद रखने में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। जैसे अनाज किसी ने दिया तो अनाज का चिन्ह बना दिया। अगर किसी ने कुछ ये लगा लो कि पशु दिए हैं तो पशु का चिन्ह बना दिया। तो इस प्रकार क्या है, धीरे धीरे क्या है, यही जो आपके चिन्ह है एक अक्षर में तब्दील होते गए। तो इस प्रकार क्या है, लेखन कला का विकास हुआ। परंतु अगर 3200 ईस्वी पूर्व की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले लेखन के, तो हमें लेखन के साक्ष्य मिले हैं जो आपके देखें, जो जानवरों के निशान है या आपको अनाज दिया, इस प्रकार के हमें चिन्ह मिलते हैं। परंतु अगर लेखन कला की बात करें, जो एक लिखाई है, जो लिपि है, उसके जो शुरुआत हम 2600 ईस्वी पूर्व में देखेंगे मेसोपोटामिया में। आगे देखें, देखो जो मंदिरों को क्या है, जिगुरात कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। यही क्वेश्चन आया था जो लास्ट ईयर आया था कि मंदिरों को जिगुरात कहते थे। जो जिगुरात कहाँ मिले हमें, ये आपका मेसोपोटामिया में मिलते हैं। आय व्यय का वर्णन एक निराले ढंग से करते थे। मिट्टी की पट्टिकाओं पर जानवर एवं सामानों के चित्र बनाते थे। तो सामान के जैसे मैंने आपको बताया था, चित्र बनाते थे। यहाँ पर अब बात करें कि किस प्रकार लिखते थे, ये भी क्या है क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या है वो किस प्रकार लिख रहे हैं। वो क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, वो मिट्टी लेते थे, मिट्टी को अच्छे प्रकार से बारीकी से कूट कर या पीस कर, उसके बाद में क्या है उसे भिगो देते थे। काफ़ी देर तक भीगने के बाद में क्या है, उसे फिर अच्छे प्रकार से गूंथते थे। गूंथने के बाद में क्या है, उसकी पट्टिकाएँ तैयार करते थे स्लेट टाइप। उस स्लेटों पर जो पट्टिकाएँ थी, उन पर जब वो गीली होती थी,
तब उन पर वो लिखते थे। लिखने के बाद में क्या है, उन्हें फिर धूप में सुखा देते थे। धूप में सुखाने के बाद में क्या है, उसे फिर आग में जलाकर तपाकर उन्हें पक्का कर देते थे। और जो कुछ लिखा था वो क्या है, ऐसे के ऐसे एज इट इज रहता था, उसे मिटा नहीं सकते थे। तो इस प्रकार की तख्तियाँ, जो प्लेटें जिसे कह सकते हैं, या जिसे हम कहें तो पट्टिका ही कहेंगे, वो हमें क्या है काफ़ी तादाद में मिली हैं। तो आगे जाने देखें तो देखो, यहाँ से देखेंगे, देखो उरुक में, यहाँ से देखिए, देखो उरुक के मंदिर में हमें क्या है, ऐसी 5000 सूचियाँ प्राप्त हुई हैं। जो हमने आपको बताया था, जो मंदिरों में जिस प्रकार की आपके सूची जो तैयार की जाती थी कि क्या क्या सामान आया है, तो इस प्रकार की सूची हमें क्या है, कितनी मिली है, उरुक के एक मंदिर से 5000 सूचियाँ प्राप्त हुई है। यह क्या है, चित्रलिपि थी। मैंने आपको बताया था कि जो हमें सूचियाँ प्राप्त हुई है वो क्या है, चित्रलिपि थी, वो चित्र बनाए गए थे जो जो सामान था। उसके बाद देखेंगे मिट्टी की पट्टिकाओं पर सरकंडे की नोक से वो लिखते थे। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, तो लिखते किससे थे, ये पॉइंट रह गया था। तो क्या है, सरकंडे होता था, जो एक पेड़ है, झुंड टाइप होता है, जैसा आपने देखा भी होगा। तो उसकी क्या है, नोक बनाकर पेनी, अगर आप छोटे बच्चे थे तो आपने शायद लिखा होगा तख्ती पर, तो हम भी क्या है करते थे, नोक बना लेते थे सरकंडा लेकर, उसकी क्या है ब्लेड से, उस समय पर ब्लेड थी, तो ब्लेड से नोक बनाकर और हम तख्ते पर लिखते थे। तो ऐसे करके क्या है, ये भी क्या है उस पर लिखते थे। इनका प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ पर क्या है, स्याही नहीं है, यहाँ पर गीली पट्टिकाएँ हैं। तो इस प्रकार क्या है, लेखन कला का यहाँ पर विकास हुआ है। इसे क्या है, बाएं से दाएं लिखा जाता था। अगर देखें जिस प्रकार हमारी लिपि लिखी जाती है, हम भी तो बाएं से दाएं लिखते हैं, तो इसी प्रकार क्या है, ये भी बाएं से दाएं ही लिखते थे। तो आगे देखें, इस लिपि का प्रचलन 2600 ईस्वी पूर्व में हुआ। मैंने आपको बताया था, जो आपकी जो लिपि है, जो ऑथेंटिक बन चुकी है, जिसमें अब शब्द आ चुके हैं, उस लिपि का जो प्रचलन कब से शुरू हुआ है, वो है आपका 2600 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ है। आगे चर्चा करें, 1850 में इसे पहचान एवं क्या पढ़ा जा सका। क्योंकि बात करें 1850 ईस्वी की, क्योंकि क्या है, अब अंग्रेजों के समय में इसे क्या है, अंग्रेजों ने ही सबसे पहले पढ़ा था, पढ़ लिया गया है बाद में। अब जानेंगे थोड़ा सा आगे और पॉइंटों को जान लेते हैं लेखन कला के विकास में ही। देखो, सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो 4 सभ्यता हमारी, सबसे पहले सुमेरियन थी। उसके बाद देखेंगे तो हमारी कौन सी सभ्यता है, हमारे फिर अक्कद आई है। अक्कद के बाद में फिर हमारे कौन सी सभ्यता देखेंगे, उसके बाद देखते हैं हम बेबीलोनियन या कार्लियन सभ्यता, इस प्रकार देखते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे, हमारा क्रम भी क्या रहने वाला है, हमारा क्रम भी इसी प्रकार रहेगा, लैंग्वेज का भी। तो सबसे पहले क्या है, हमारी सुमेरियन सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता की जो लैंग्वेज है, जिसे हम सुमेरियन कहते हैं, ये कब तक चली थी, 2400 ईस्वी पूर्व तक रही है। उसके बाद में क्या है, इसका स्थान किसने ले लिया, इसका स्थान फिर अक्कदों ने ले लिया। जो 2400 ईस्वी पूर्व के बाद में क्या है, इसका स्थान अक्कद भाषा ने ले लिया। जो अक्कद कब तक चली, 1400 ईस्वी पूर्व तक चली। 1400 ईस्वी पूर्व में क्या है, धीरे धीरे अरेमाइक भाषा, जो तीसरी लैंग्वेज है। अब लैंग्वेजों को जाने, 3 भाषाएं चुकी हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी है, सुमेरियन, फिर आई हमारी अक्कद भाषा, उसके बाद में क्या है, हमारी अरेमाइक भाषा आ चुकी है। तो अरेमाइक भाषा ने इसका क्या है, स्थान ले लिया धीरे धीरे। उसके बाद देखेंगे 1000 ईस्वी पूर्व में क्या अरेमाइक भाषा का प्रचलन व्यापक रूप से होने लगा है। तो बहुत ही व्यापक रूप से, बिल्कुल सभी जगह इसका क्या है, प्रचलन होने लगा था। चिन्हों की संख्या क्या है, 2000 से अधिक थी। यहाँ सबसे थोड़ा सा पॉइंट ये पेचीदा है, क्योंकि क्या है, चिन्हों का ज़्यादा होना, क्या मतलब इसका, कि क्या है, वहाँ पर भले ही राइटिंग है, जो लिपि की खोज हो चुकी है, पर फिर भी क्या है, बहुत व्यक्ति है, बहुत कहें तो कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, बाकी ज़्यादातर क्या है, अनपढ़ थे। क्यों, क्योंकि चिन्हों को ज़्यादा होने के कारण, जो चिन्ह थे बहुत ज़्यादा थे, इसके कारण क्या है, उसे कोई पढ़ नहीं पा रहा है, या कहीं तो सीख नहीं पा रहा है, सीखने बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इसलिए क्या है, बहुत लोग कम पढ़े लिखे थे, इसलिए क्या है, यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं। आगे चर्चा करें तो हम प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या है, प्रमुख क्या है, 4 सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। तो इन्हीं के बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारी सभ्यता आ जाएगी सुमेर की सभ्यता। अगर सुमेर की सभ्यता की बात करें तो इराक के दक्षिणी भाग में स्थित दजला एवं फरात के बीच डेल्टा को सुमेर कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था, सुमेर किसे कहा जाता है, दजला और फरात के बीच में जो डेल्टा है। अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो दजला एवं फरात के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया। परंतु जो दजला और फरात के बीच में जो डेल्टा है, उसे हम क्या कहते हैं, उस डेल्टा को हम सुमेर कहते हैं। अगर आगे बात करें, 2350 ईस्वी पूर्व में समूचे दक्षिण क्षेत्र को सारगोन ने अपने अधीन कर लिया था। जो सारगोन है, सबसे पहले देखेंगे हमें यही शासक मिलता, कब मिलता है, 2350 ईस्वी पूर्व में। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, अगाधे को इसने अपनी राजधानी बनाया था। जो नगरों का राजा था, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या प्रमुख कुछ नगर थे, तो उन नगरों के राजा को क्या कहा जाता था, पुरोहित राजा, पटेशी या इशाक्कू कहते थे इन्हें। इनके नाम है, याद रखें, इन्हें क्या कहते थे राजाओं को, इशाक्कू
पटेसी या पुरोहित राजा ने कहते थे। 2000 ईस्वी पूर्व में सुमेर सभ्यता का पतन हो गया था। जो आपकी सुमेर सभ्यता थी, जो सबसे पहली सभ्यता है, 2000 ईस्वी पूर्व में इसका क्या है, पतन हो चुका है। इसका स्थान बेबीलोन की सेनेटिक लोगों ने ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी सभ्यता बनेगी हमारी, दूसरी सभ्यता बनेगी हमारी बेबीलोन की सभ्यता। तो इनका स्थान किसने ले लिया है, बेबीलोन के जो सेनेटिक लोग हैं उन्होंने ले लिया। तो अब देखेंगे हमारा है दूसरी सभ्यता रहेगी बेबीलोन की सभ्यता। देखिए इस सभ्यता का छठा और बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था। तो हम्मुराबी यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। इसका कानून संहिता, क्योंकि क्या है, इसने एक कानून संहिता लिखी थी। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो इसी का कानून संहिता है सबसे पहली जो इसने लिखी है। इसका जो हमें क्या है वर्णन कहाँ मिलता है, शूसा के अभिलेख में इसकी संहिता की 12 तालिकाओं में 282 है 282 है कानून की धाराएं दर्ज हैं इसमें। युद्ध में अगर यहाँ से एक स्टेटमेंट दिए, किसने दिए, सबसे पहले वो जान लेते, बिल ड्यूरेंट ने एक स्टेटमेंट दिए, किसके लिए, वो आपका हम्मुराबी के लिए दिया है। जैसे देखिए स्टेटमेंट आपके, युद्ध में वह बिजली की तरह नाचता था और अपने शत्रु का गाजर मूली की तरह काट देता था, दुर्गम पर्वत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते थे। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, ये स्टेटमेंट दी है बिल ड्यूरेंट ने, किसके लिए, हम्मुराबी के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखें कि इस प्रकार की स्टेटमेंट किसने दी है, पूछ लेता है एग्जाम में। अब देखेंगे इसका अंतिम शासक कौन था, तो इसका अंतिम शासक आपका निवाडियस, इसका अंतिम शासक था। निवाडियस ने क्या है, जो सारगोन था उसकी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी बिना धड़ की, उसका धड़ बनाया था इसने, धड़ बनाकर क्या उस मूर्ति को पूर्ण कराया था। आगे जाने अब हमारी सभ्यता रहने वाली है वो है असीरिया की सभ्यता। इसके बारे में और अच्छे प्रकार से जानेंगे। देखो ये सभ्यता बेबीलोन के उत्तर की ओर विकसित हुई है। तो उत्तर में थोड़ी सी अगर देखें तो बेबीलोन के उत्तर में पड़ती है। ये भी क्या सेनेट के थे, जिस प्रकार बेबीलोन के लोग सेनेटिक जाति के थे, ये भी क्या है सेनेटिक थे। राजधानी इनकी क्या है, निम्रुद थी, और बाद में इन्होंने क्या अपनी राजधानी किसे, निनवे को बनाया है। संस्थापक कौन है इसके, सारगोन सेकंड। तो सारगोन सेकंड इसके क्या है, संस्थापक हैं, ये भी याद रखें। और देखें इसके बाद में जो इसका जो बेटा है सेनाचार्य, सारगोन सेकंड का ही बेटा था सेनाचार्य, ये भी क्या है बहुत शक्तिशाली था, कहीं तो बहुत ही योग्य बेटा था इसका। इसका शासनकाल है आपका 705 से 681 ईस्वी पूर्व। सेनाचार्य के महल को पैलेस विदाउट ए राइवल कहा जाता था। ये भी याद रखें कि किसके महल को पैलेस विदाउट ए राइवल कहा है, तो ये आपका सेनाचार्य के महल को पैलेस विदाउट ए राइवल कहा है। अंतिम शासक कौन है इसका, अशुरबेनिपाल है। तो अशुरबेनिपाल असीरिया सभ्यता का अंतिम शासक था। अब देखेंगे हम केल्डिया की सभ्यता। तो ये हमारी क्या है अंतिम सभ्यता रहेगी। उसके बाद में हम क्या है चर्चा करेंगे प्रमुख नगरों के बारे में। देखो अशुरबेनिपाल ने 612 ईस्वी पूर्व में निनवे पर कब्जा कर लिया, जो मैंने आपको बताया था। नेबुपोलासर ने 612 ईस्वी पूर्व में निनवे पर कब्जा कर लिया और असीरिया शासन का अंत कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि असीरिया के बाद में क्या है केल्डिया सभ्यता आई है। तो केल्डिया सभ्यता में एक राजा था नेबुपोलासर। तो नेबुपोलासर ने क्या है, जो असीरिया का शासक था, जो अशुरबेनिपाल है, उसका खात्मा करके फिर क्या है स्वयं गद्दी पर बैठा है। इसके बाद देखेंगे नेबूडनेस्सर। ये थोड़ा सा नाम अजीब सा है। नेबूडनेस्सर क्या है, सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने यरूशलेम को जीता। मतलब अब देखें तो मेसोपोटामिया जो पूरी सभ्यता है, या हम बात करें केल्डिया की सभ्यता है, ये अब क्या है विकसित होने लगी है थोड़ी सी। देखिए इसका विस्तार बढ़ने लगा है और क्या है बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। तो इसने क्या है बेबीलोन को अपनी राजधानी किसने बनाया था, केल्डिया के जो शासक है नेबूडनेस्सर ने बनाया था। इसने विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों का निर्माण कराया। तो बात करें कि जो 7 आश्चर्य हैं, जैसे हमारा भारत में बात करें ताजमहल है, तो इसी प्रकार के क्या 7 अजूबे हैं। तो 7 अजूबे में से एक जो झूलता हुआ बाग है, इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण नेबूडनेस्सर ने ही कराया था। आगे देखिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया में नगरीकरण की प्रक्रिया 3000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुई थी। अगर नगरों की बात करें तो 3000 ईस्वी पूर्व में हमें नगर सामने आते हैं। अगर बात करें 7000 से 6000 या 7000 से 6000, तो 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व में क्या कृषि का विकास हो चुका है। 5000 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे गाँव नजर आएंगे। उसके बाद में क्या है फिर 3000 ईस्वी पूर्व में हमें क्या है यहाँ पर बड़े बड़े कुछ शहर नजर आते हैं। तो उन्हीं नगरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उर्क की। तो उर्क की जितनी भी कुछ विशेषता हैं उन सभी के बारे में क्या है चर्चा करने वाले हैं। देखें उर्क मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था। यह नगर
यह नगर आधुनिक इराक की राजधानी बगदाद से 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर फरात नदी के तट पर स्थित था। तो याद रख लें कि ये नगर कहाँ है, आपका फरात नदी के तट पर है। ये क्योंकि पूछ लेता क्वेश्चन, जो आपका उरुक है कहाँ पड़ता है, तो ये क्या है, फरात नदी के तट पर पड़ता है। इसकी उत्थान या कहें इसका उत्थान 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्योंकि क्या है, सबसे पहले जो हमें नगर 3000 ईस्वी पूर्व में दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला अगर आप देख सकते हो कि सबसे पहला नगर ही हमारे ये मिलेगा। उसके बाद देखें, इसकी गणना उस समय विश्व के विशाल नगरों में की जाती है। यह उस समय 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो 250 हेक्टेयर अगर देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी 2800 ईस्वी पूर्व में देखें आसपास में इसका जो क्षेत्रफल बढ़कर क्या है 400 हेक्टेयर हो गया था। इस नगर की स्थापना सुमेरियन के प्रसिद्ध शासक एनमरकर ने की है। अब देखिए याद रखें क्योंकि हमें कुछ शासक मिलने लगे। अब एनमरकर ने क्या है, उरुक की स्थापना की है नगर की। उसने इस नगर में प्रसिद्ध इनन्ना देवी, जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, इनन्ना देवी का मंदिर बनाया था। उसके बाद देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट शासक आएगा वो है आपका गिलगेमिश। ये थोड़ा सा ठीक कर रही ना, क्योंकि क्या है गिलगेमिश है वो। तो गिलगेमिश ने क्या है इसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर बाद में उसने इस नगर की सुरक्षा के लिए, गिलगेमिश ने ही क्या है इस नगर की सुरक्षा के लिए विशाल दीवार बनाई थी। इस नगर के उत्थान का वास्तविक कार्य जर्मन के जूलियस जॉर्डन ने किया था। 1913 की बात है। तो 1913 में क्या उत्खनन कार्य किसने किया है, इसका जूलियस जॉर्डन ने किया है। कब क्या है, 1913 में, क्योंकि खुदाई है। जैसे अगर हड़प्पा की बात करें तो आज तक भी क्या है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही है। तो उस समय क्या है इस सभ्यता की खुदाई किसने की है, तो खुदाई का कार्य क्या है जूलियस जॉर्डन ने 1913 में किया है। उसके बाद देखेंगे उरुक नगर के लोगों ने मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि क्या है मूर्तिकला के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे और मूर्तिकला बहुत अच्छी बनाते थे। इसका अनुमान 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक नगर से प्राप्त वार का शीर्ष से लगाया जा सकता है। क्योंकि क्या एक मूर्ति थी जिसका नाम था वार का शीर्ष। शीर्ष मतलब देखें तो एक धड़ था, एक स्त्री का धड़ था। यह एक स्त्री का सिर था, देख सकते हो आप। इसे क्या सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। जो ये मूर्ति है इसे किससे बनाया था, ये संगमरमर की थी। कैसे, सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति थी। अब देखो हमने उरुक नगर के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम चर्चा करेंगे उर नगर के बारे में। जो हमारा सेकंड नगर है वो रहेगा हमारा उर। तो उर की चर्चा कर लेते हैं। देखो उर मेसोपोटामिया का एक अन्य प्राचीन महत्वपूर्ण नगर था। यह बगदाद से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित था। यह फरात नदी से केवल 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। और अगर उरुक की बात करें यहाँ से जाने, क्योंकि क्या है ये जो नगर है आपका कहाँ पड़ता है, ये बगदाद से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और किस नदी के किनारे, ये भी अगर देखें आपका फरात नदी के ही किनारे है। इस नगर की सबसे पहले खुदाई एक अंग्रेज J.E. टेलर, याद रख लेना, J.E. टेलर ने 1854-55 ईस्वी में की थी। इसमें नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। अगर हम उरनगर की बात करें तो यहाँ पर क्या हमें नगर योजना देखें, जैसे जिस प्रकार हमें हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना मिलती है एक सुव्यवस्थित तरीके से, जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, सीधी सड़कें हैं बिल्कुल। तो ऐसी सड़कें हमें उरनगर से बिल्कुल प्राप्त नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। और देखिए आप जान ले, देखो सबसे पहले देखेंगे इस नगर की गलियां संकरी एवं टेढ़ी मेढ़ी थी। संकरी के हैं तो छोटी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, और टेढ़ी मेढ़ी है। अतः पहिए, जो गाड़ी थी उस समय की पहिए की गाड़ी थी, वो घरों तक नहीं पहुंच पाती थी। घरों तक न पहुंचने के कारण क्या है, वो क्या करते थे, गधों पर सामान ले जाते थे और अपना जो कूड़ा था वो उसे गली में ही डाल देते थे। गली में कूड़ा डालने के कारण क्या है, गली का जो ऊंचा होना तय था, तो गली जब ऊंची होगी तो वो क्या है अपने आंगन को ऊंचा उठा लेते थे। इस प्रकार के यहाँ पर नगर मिले हैं। यहाँ से देखें जल निकासी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं जल निकासी बहुत अच्छी थी, यहाँ पर क्या हमें इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया था ये डिटेल है। आगे जाने, अब बात करते हैं मारी की। जो मारी है ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, किसका, व्यापार का। देखिए मारी प्राचीन मेसोपोटामिया के एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र था। यह नगर 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात खूब फला फूला। बात करें इसकी मारी की तो 2000 ईस्वी पूर्व में ये क्या है अपनी उन्नति को तय करने लगा था। मारी के लोग खेती एवं पशुपालन का धंधा करते थे। क्योंकि क्या है पशुपालन इसलिए करते थे, जो स्टेपी घास के क्षेत्र हैं वो मारी के बिल्कुल जस्ट बगल में थे, ये पास में थे, इसलिए क्या है पशुपालन करते थे। मारी में अक्कद, एमोराइट, असीरिया तथा एर्मेनिया जाति के लोग रहते थे। यहाँ पर क्या है चारों ही जाति के लोग रह रहे हैं। मारी के जो राजा थे वो एमोराइट थे,
एमोराइट समुदाय से संबंध रखते थे। अच्छा, एमोराइट से क्यों संबंध रख रहे हैं? क्योंकि क्या है, एमोराइट जाति मेसोपोटामिया की नहीं थी, ये क्या है, बाहर के लोग थे और यहाँ कर रहने लगे। इसी प्रकार हम देखेंगे इनकी ड्रेस भी अलग मिलेगी, हमें इनके देवता भी अलग मिलेंगे। देखें, इनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासों से भिन्न थी और मारी के राजा मेसोपोटामिया के विभिन्न देवी देवता का बहुत सम्मान करते थे। मैंने आपको बताया, क्योंकि मेसोपोटामिया का क्यों आया वर्ड, क्योंकि क्या है, मेसोपोटामिया के नहीं थे, बाहर से आए। इनके देवता देखो, डैगन देवता, इस प्रकार का देवता हमें मेसोपोटामिया में मिलता नहीं है। तो उन्होंने क्या, डैगन देवता की स्मृति में मारी में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, जो मारी के जो राजा है एमोराइट के हैं, वो एमोराइट जाति के हैं। तो इस प्रकार के राजा हमें देखने को मिलते, ये बाहर से आए थे। मारी के प्रसिद्ध शासक जिम्रिलिम, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ने वहाँ के एक विशाल राजमहल का निर्माण कराया था। जो जिम्रिलिम का महल है वो बहुत ही बड़ा था। कितने हेक्टर में? 2.4 या कहीं तो 2.5 हेक्टर बहुत हो जाता, अगर देखें इस इतने क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें 260 कमरे थे। अगर कमरों की बात करें कितने हैं? 260 कमरे थे इसमें। बहुत देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यह अपने समय में न केवल अन्य राजमहलों में सबसे विशाल था, अपितु यह अत्यंत सुंदर था। इस राजमहल की भव्यता को अपनी आंखों से देखने सीरिया एवं अलेप्पो के शासक स्वयं आए थे। सोचो कि क्या है, दूसरे देश के जो शासक है इसके महल को देखने आ रहे हैं। तो इतना क्या विशाल महल था और भव्य महल था। मारी नगर व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अगर व्यापार देखें तो प्रसिद्ध केंद्र क्यों था? क्योंकि क्या है, जो मारी शहर है वो बीच में पड़ता था। बीच में देखिए तो रास्ते में, जैसे अगर हम देखें तो हमें दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो बीच में देखें तो जो भी हमें उस सड़क पर, उस रोड पर जो भी नगर मिलेंगे वो हमें क्या है, उसके केंद्र मिलेंगे। क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये बीच में था, तो इसलिए क्या है, ये व्यापारिक केंद्र बन चुका था। तो अब बात करें निनवई की, तो निनवई को भी हम क्या है, अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। देखो, जो आपका निनवई है प्राचीन मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह दजला नदी के पूर्वी तट पर था। तो देखिए यहाँ से आपको जैसे उर है, अरुक है, मारी है, ये सभी क्या है, आपके फरात नदी के किनारे, परंतु निनवई आपका दजला नदी के किनारे है। याद रखें, यह क्या 1800 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। पूरा पूरा नगर देखिए कितने क्षेत्रफल में, इसका 1800 एकड़ में फैला हुआ था। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी पूर्व में, देखें यहाँ से, तो दोनों ही 1800 ईस्वी पूर्व में इसकी क्या स्थापना हुई थी और 1800 एकड़ में है में क्या है, नीनस ने की थी। इसकी स्थापना किसने की है, इसको शहर को किसने बसाया? तो नीनस ने इस शहर को बसाया था। याद रखना है, असीरिया शासकों ने निनवई को अपनी राजधानी बनाया था। सोच लेना, देखो कि क्या है, असीरियाई शासकों ने निनवई को अपनी राजधानी बनाया है। अब देखेंगे सेनाचार्य। सेनाचार्य की बात करें, क्योंकि क्या है, सारगोन सेकंड का ये कौन है, पुत्र है, कौन? सेनाचार्य। तो उसने क्या है, अपने शासनकाल, जो हम शासनकाल पहले जान चुके थे, 681 ईस्वी पूर्व तक था इसका शासन, में निनवई का अद्वितीय विकास किया। इसने बहुत विकास किया है, किसका? निनवई का। उसके यहाँ एक विशाल राजमहल का निर्माण कराया। यहीं पर उसने भी क्या है, एक राजमहल का निर्माण कराया। किसने? सेनाचार्य ने भी। तो देखिए, यह 210 मीटर लंबा एवं 200 फीट चौड़ा था। इसमें 80 कमरे थे। इन सभी की बात करें, 80 कमरे थे, 210 मीटर एवं क्या है, 200 मीटर चौड़ा था। इसे अत्यंत सुंदर मूर्ति एवं क्या है, चित्रकारी से सुसज्जित किया गया था। मतलब मूर्ति वगैरह सजाकर, अच्छे से फव्वारे वगैरह लगाकर, सबसे एक तरीके से इसे सुसज्जित किया गया था। इस राजमहल में अनेक फव्वारे एवं क्या उद्यान लगाए गए थे। मतलब देखिए, बाग है, बगीचे हैं, सभी से क्या इसे सुसज्जित किया गया था। निनवई के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान अशुरबैनिपाल ने दिया। जो हम देखते हैं, जो आपका बेबीलोन जो सभ्यता थी उसका अंतिम शासक था अशुरबैनिपाल। तो उसने क्या है, यहाँ की सभ्यता को, निनवई के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान अशुरबैनिपाल ने दिया। जो अशुरबैनिपाल है उसने क्या है, इस जो नगर है इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया था, इसे भी आगे। इसने भी क्या, इसका भी योगदान था। उसने 668 ईस्वी पूर्व से 627 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। किसने? आपका अशुरबैनिपाल ने। उसकी साहित्य के क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी थी। जो साहित्यकार थे एक तरीके से देखें, जो कौन था आपका? अशुरबैनिपाल। उसने निनवई में नाबू के मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण कराया था। किसने? आपका अशुरबैनिपाल ने। इसमें क्या, इस पुस्तकालय में 1000 मूल ग्रंथ थे एवं क्या है, 3000 पट्टिकाएं थी। तो यहाँ से क्या, 3000 पट्टिकाएं मिली हैं और 1000 मूल ग्रंथ मिले। इसे विषयानुसार वर्गित किया गया था। तो इसकी बात करें, क्योंकि क्या है, जैसा सब्जेक्ट आपके इतिहास है, काव्य है, ज्योतिष है, दर्शन है, इस प्रकार क्या है, इसे सुसज्जित किया गया था। इसमें प्रमुख विषय थे कौन कौन से हैं? इतिहास है, महाकाव्य है,
ज्योतिषी है, दर्शन है, विज्ञान है एवं क्या है कविता है, जो ये पट्टिकाएं इन पर लिखी थी उन पर। अशुरबनीपाल ने स्वयं भी अनेक पट्टिकाएं लिखी। अशुरबनीपाल के पश्चात निन्वई अपना गौरव खो दिया था इसने। अशुरबनीपाल की जब मृत्यु हुई थी तो ये क्या है अपना गौरव का मतलब देखिए यहाँ से इसका क्या है डिक्लाइन शुरू हो गया था फिर होना। अब बात करेंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है पांचवा, बेबीलोन। तो बेबीलोन देखिए एक नगर भी है और एक सभ्यता भी है, इसे भी याद रखें आप। तो यहाँ से देखें बेबीलोन के बारे में। बेबीलोन दजला नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित था, क्योंकि क्या है ये बेबीलोन है कहाँ, ये आपका दजला नदी के किनारे है। इसकी राजधानी का नाम क्या बेबीलोनिया था। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी को क्या है आपकी बेबीलोनिया है। इस नगर ने प्राचीन काल मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि क्या है सबसे महत्वपूर्ण शहर था। इस नगर की स्थापना अक्कद के शासक सारगोन ने अपने शासनकाल 2370 ईस्वी पूर्व से 2315 ईस्वी पूर्व, किसका शासनकाल है, सारगोन का शासनकाल है, के दौरान की थी। उसने देवता मर्दुक की स्मृति में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। किसने, सारगोन ने कराया था। हम्मुराबी के शासनकाल में बेबीलोन ने उल्लेखनीय विकास किया। तो देखें जो आपका बेबीलोन है वो और ज़्यादा कब बढ़ा है, तो क्या है हम्मुराबी के शासनकाल में और ज़्यादा उन्नति किसने। बाद में असीरिया के शासक तुकुती-निनेर्ता ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में क्या है तुकुती-निनेर्ता है जो असीरिया का था, इसने इस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखेंगे 625 ईस्वी पूर्व में नेबुपोलासर जो एक शासक था ने बेबीलोन को असीरिया शासकों से स्वतंत्र कराया। इस प्रकार नेबुपोलासर ने बेबीलोन में केल्डिया वंश की स्थापना की। देखिए केल्डिया वंश भी एक और देखें तो पूरा ये सभ्यता भी थी। तो इस प्रकार क्या है केल्डिया वंश की स्थापना किसने की है, नेबुपोलासर ने की है। उसके बाद देखेंगे उसके एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन बेबीलोन में एक गौरवपूर्ण युग का आरंभ हुआ है। तो किसके समय में, देखें तो आपका नेबुपोलासर के समय में क्या है और उसके उत्तराधिकारी थे उसके समय में क्या है बेबीलोन उन्नति की ओर पहुंचा है। इसकी गणना विश्व के प्रमुख नगरों में की जाने लगी। उस समय इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। सोचो इतना बड़ा शहर था, 850 हेक्टेयर से अधिक। तो ये क्या है पूरे विश्व में देखिए सबसे प्रमुख नगर था उस समय का। इसके चारों ओर एक तिहरी दीवार बनाई गई थी, मतलब 3 दीवार हैं टोटल। देखें तो दीवार चारों तरफ एक ही है, परंतु क्या है उसके 3 पार्ट थे, उसके 3 लाइन बनाई गई थी। इस प्रकार थी, एक विशाल जिगुरात सीढ़ीदार मीनार बेबीलोन के उत्कर्षण का मुख्य केंद्र था। देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक जिगुरात है, मंदिर है, तो इसके उत्कर्षण का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन, ये जिगुरात था। बेबीलोन एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। तो बात करें क्योंकि बेबीलोन और मारी दोनों ही व्यापारिक केंद्र थे। इस नगर ने भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यहाँ पर देखिए 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया था। बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि क्या है कई बार आया था कि सिकंदर ने बेबीलोन पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने बेबीलोन पर 331 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया और उसे फिर जीत भी लिया था। नैमोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। जो आपका नैमोनिडस है ये स्वतंत्र बेबीलोन है। इसके बाद में क्या है इसका अंत हो चुका था, किसका, मेसोपोटामिया सभ्यता का। तो अंतिम शासक कौन मिलेगा हमें, नैमोनिडस। आगे चर्चा करें, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया की क्या देन है। ये सबसे ज़्यादा हमारे देखें इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया की क्या क्या देन है। देखो लेखन कला तो आपको आ जाएगा। मेसोपोटामिया में लेखन कला के आविष्कार को मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह मानव सभ्यता के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। जो आपका लेखन कला है, लेखन कला के बारे में ऊपर हम वैसे चर्चा कर चुके हैं अच्छी प्रकार से। उसके बाद देखें मेसोपोटामिया ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों गणित, खगोल विद्या तथा औषधि विज्ञान में आश्चर्यजनक उन्नति की थी। उनके द्वारा दी गई वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, गुणा तथा भाग ये सभी महत्वपूर्ण है। और देखो वर्ष के 12 महीने, एक महीने में 4 सप्ताह, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, ये सभी के सभी किसने दिए, ये आपका मेसोपोटामिया के लोगों ने ही दी है। और जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या थी, 60 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या थी उस समय की, क्योंकि क्या है 60 से ऊपर हमें गिनती नहीं मिली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय पर क्या है 60 सबसे बड़ी संख्या होगी। और देखें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाश में तारों तथा तारामंडल की स्थिति जो इस समय उस समय थी, कोई आज रहेगी वैसे तो, बाकी क्या है इसे मान्यता आज तक भी है।
लेखन कला के विकास के कारण मेसोपोटामिया में शिक्षा एवं साहित्य के विकास में आशातीत विकास हुआ है। निन्वई से प्राप्त वह एक विशाल पुस्तकालय इसकी पुष्टि करता है, क्योंकि हमने आपको जाना था कि नाबू के मंदिर में एक पुस्तकालय बनाया था अशुरबेनीपाल ने, तो वो क्या है, हमें हमारे सामने साक्ष्य है कि क्या है उसमें पर लेखन कला का कितना विकास हुआ था। इस कारण लोगों में नव चेतना का संचार हुआ। तो नव चेतना का संचार किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि क्या है लेखन कला का विकास आने के कारण क्या है अपनी बातों को दूसरी जगह तक पहुंचाने लगे और क्या है संचार होने लगा नई चेतना का। तो इस प्रकार देखिए हमने आज मेसोपोटामिया चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया अपना। इसके बाद हम क्या है कल अपना जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका मिस्र की सभ्यता। जिस प्रकार हमने क्या है आज नोट्स बनाकर अच्छी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता को जाना था, इसी प्रकार के हमें चारों सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्या है एच टेट में आपका चारों सभ्यताओं से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि क्या है हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद क्या है प्रूफ दिखाएंगे कि क्या है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में क्या है तब हम आपको टॉपिक कराएंगे। तो अब दीजिए हम विदा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा मिस्र की सभ्यता रहने वाला है। अब तक के लिए धन्यवाद।